यस डियर, आज की हमारी टॉपिक जो है वो एनाल्जेसिक के हवाले से, एनाल्जेसिक फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक है। इससे पहले हम वो भी समझेंगे पेन कैसी पैदा प्रोड्यूस होती है, मैकेनिज्म ऑफ पेन कैसे होती है, इन्फ्लामेशन कैसे होती है, और फिर बाद में एनाल्जेसिक मेडिसिन की फार्माकोलॉजी भी हम देखेंगे। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एनाल्जेसिक, व्हाट इज एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक्स आर मेडिसिन्स, हमारे साथ मेडिसिन है दैट आर यूज्ड टू ट्रीट the pain, or it is also called a painkiller। तो एनाल्जेसिक हमारे साथ ऐसी अद्वियात होती हैं, ऐसी मेडिसिन है जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन्फ्लामेशन के लिए, और हमारे साथ फीवर के लिए। तो हमारे साथ एनाल्जेसिक हम पहले देखेंगे कि एनाल्जेसिक्स आर बेसिकली ऐसी मेडिसिन है जो ऑलमोस्ट फीवर के लिए, फीवर, इन्फ्लामेशन एंड पेन, दर्द के लिए इस्तेमाल। हमारे साथ एनाल्जेसिक्स आर दोज मेडिसिन्स which can be used or which can used for the treatment of pain, inflammations and fever। हम स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म के तहत इन फीवर को भी देखेंगे, इन्फ्लामेशन को भी देखेंगे, और आपकी पेन को भी देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होती है और बॉडी के अंदर। फिर ये ड्रग्स कैसे इफेक्ट करती हैं और इनकी मोड ऑफ एक्शन कैसी होती है उन सब्सटेंस के खिलाफ जो आपकी बॉडी के अंदर पेन, इन्फ्लामेशंस पैदा कर रहा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे साथ जो एनाल्जेसिक है असल में इनकी कितनी टाइप्स हैं। हमारे साथ दो तरह की एनाल्जेसिक बेसिकली होती है। हमारे साथ जो एनाल्जेसिक के टाइप्स है ना, वो आपको मैं यहाँ यूं समझाऊं एक छोटी सी उसमें। एनाल्जेसिक हमारे साथ बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होती है नार्कोटिक एनाल्जेसिक, narcotic analgesic and non-narcotic analgesic, non-narcotic analgesic, non-narcotic analgesic, this narcotic analgesic and non-narcotic analgesic। अब हमारे साथ जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, ये जाहिर सी बात है नार्कोटिक से निकला हुआ है। ऐसी मेडिसिन्स या ऐसी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स जो कि आपके अंदर नशा पैदा कर, ऐसे पेन किलर जो आपको दर्द के साथ ही आपको नशा भी कर दे। ठीक है, जो सीवियर पेन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दीज नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स मेडिसिन्स आर यूज्ड फॉर द सीवियर पेन, जिस तरह आपकी फ्रैक्चर की पेन होती है ना, बोन फ्रैक्चर जो होती है, ठीक है ना, और ज्यादातर आपकी एनेस्थीसिया के दौरान भी लगाए जाते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। शदीद दर्दों में डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स, जो आपकी हड्डियां निकल जाते हैं ना, और फ्रैक्चर ऑफ बोन्स के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। दीज नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स आर यूज्ड फॉर सीवियर पेन। कौन से पेन? सीवियर पेन, जो शदीद दर्दों के लिए इस्तेमाल होने वाला। दूसरी बात, ये आपके अंदर नशा भी पैदा करती है, थोड़ा सा आपको सुला देती है। ठीक है, आपको सुला देता है। जब आपको सुला देता है ना, तो इट मीन्स अब आप पेन फ्री हो गए, तो आप दर्द को महसूस नहीं कर सकते, पेन फ्री हो गए। इसमें हमारे साथ आपने देखा होगा जो इसके एग्जांपल है, आपने पिटाडीन, यस, पिटाडीन हो गई, मार्फिन हो गई, सोसिगान हो गए, ये स्टेप बाय स्टेप, किल्स, इवन जो आप कैजुअलिटी में लगाते हैं ना किन्स, तो ये हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखेंगे। लेकिन हमारी आज का जो टॉपिक्स है वो हमारे साथ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक पे है। किस पे है?
नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, सिर्फ आपको अदा करने के लिए मैंने आपको नार्कोटिक एनाल्जेसिक वो है, वो मेडिसिन है, वो अद्वियात है जो कि शदीद दर्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? शदीद दर्दों के लिए। और आम खास छोटे मोटे दर्दों के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में हमारे साथ नॉन नार्कोटिक और जो ओटीसी की में आते हैं। किस चीज़ में आते हैं? ओटीसी में। ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये ड्रग्स नहीं मिलेंगे, या और ये ओटीसी ड्रग्स है जो ओवर द काउंटर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आम खास छोटे मोटे हल्का फुल्का दर्दों के लिए, और ये शदीद दर्दों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पैथेडीन, सोसिगान, मॉर्फिन, ये आपने देखा होगा, फिन्स, ट्रामाल, इवन ट्रामाल भी इसमें आता है। ठीक है, ट्रामाल जो हम शदीद दर्दों में के लिए, शदीद सीवियर पेन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही हमारे साथ जो नॉन नार्कोटिक है, नॉन नार्कोटिक्स में हमारे साथ वो जो मेडिसिन है वो एनाल्जेसिक मेडिसिन से जो माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए? माइल्ड टू मॉडरेट, यानी हल्का फुल्के छोटे मोटे दर्दों के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह बॉडी पेन हो गई, फीवर हो गई, सर दर्द हो गई, हड्डियों का दर्द हो गया, ये छोटे मोटे दर्दों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी आदि हो सकता है, बन सकता है कोई बंदा, लेकिन इसकी आदि नहीं हो सकती, क्योंकि ये हल्का फुल्का ये नशा नहीं करता आपको, इससे हैबिटेड ड्रग्स नहीं है, ये हैबिट कॉज नहीं करती। बट दीज ड्रग्स आर नार्कोटिक्स ड्रग्स, दे कैन कॉज हैबिट, आदत बन सकती है आपकी, लेकिन दिस ड्रग कैन नॉट कॉज। माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सी हमारे साथ इसकी एग्जांपल जो आते हैं आपके एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन नार्कोटिक्स में क्या आता है हमारे साथ? एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल जो है एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हैं। अब आपकी जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स हैं, कुछ हमारे साथ स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स भी हैं, ये याद रखना। स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स, जिस तरह आपकी जो हाइड्रोकार्टिसोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, और आपकी डेक्सामेथासोन है, बिटामिथासोन है, ये सब कुछ आपकी, वो फिर मैं दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह आपको वो बताऊंगा, वो जो स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स है। बट हियर रिमेंबर दीज आर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी, जिसमें आपके साथ आता है, आप लगाते हैं ना ज्यादा डाइक्लोफेनिक सोडियम, जो वोरिन वगैरह लगाते हैं, डाइक्लोफेनिक हो गया, नेप्रोक्सिन हो गई, नेप्रोक्सिन, आपकी एस्प्रिन, आपकी जो है दूसरा आपकी इंडोमिथासोन, मैफिनेमिक एसिड्स, पेरिस्टामोल, ये सब के सब क्या है? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। अब आज देखते ये है कि इनको चाहिए, तो हमें पता चला, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी इस पे है कि हम डिटेल में ये पढ़ेंगे। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये पेन है क्या, पेन है क्या, जो कि हम पेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, फीवर इन्फ्लामेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। असल में देखा यह गया है कि पेन इज ड्यू टू इन्फ्लामेशन, पेन इज बेसिकली ड्यू टू इन्फ्लामेशन, ये याद रखना। पेन इज, इस जुमले को याद रखना, पेन इज ड्यू टू इन्फ्लामेशंस, आपकी सोजिश की वजह से ही वो होती है। व्हाट इज इन्फ्लामेशन? इन्फ्लामेशन इज बेसिकली, इन्फ्लामेशन हमारे साथ क्या है? इन्फ्लामेशन इज बेसिकली द लिविंग टिश्यूज की रिएक्शन होती है अगेंस्ट अ फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन सब्सटेंस, एंटीजेंस, बैक्टीरिया, वायरस। इट इज द लिविंग टिश्यूज, रिएक्शन ऑफ लिविंग टिश्यूज होती है। इन्फ्लामेशन इज द reaction of living tissues against the foreign substance. Foreign substance, it may be pathogen, it may be antigens, it may be bacteria, it may be virus, it may be cut, injury, उनके खिलाफ जो आपकी लिविंग टिश्यूज के अंदर रिएक्शन होती है वो आपकी। और दूसरी बात, इन्फ्लामेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर इम्यून सेल्स। आपकी इम्यून सेल्स भी किसी भी बाहर से आई हुई चीज के खिलाफ रिएक्शन करता है, फिर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन, पेन और फीवर इंक्रीज हो जाती है।
और एक ये बात भी बता दो आपको कि आपके अंदर इन्फ्लामेशन बेसिकली एक अलार्म होती है, पेन एक अलार्म है, फीवर एक अलार्म है, आपको दे रहा है। अब आपकी इम्यून सिस्टम कोशिश कर रहा है कि बाहर से जो आया हुआ है, जो एंटीजेनिक सब्सटेंस है ना, जो पैथोजेनिक सब्सटेंस है, जो पायरोजेंस है, जो आपकी बॉडी के अंदर पायरोजेंस जो फीवर को पैदा करने वाला सब्सटेंस है ना, आपकी बॉडी कोशिश करती है कि मैं थोड़ा सा अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर लूं ताकि ये जो आया हुआ है अंदर ये सर्वाइव ना कर सके। क्या ना कर सके? सर्वाइव ना कर सके। आपकी इम्यून सेल तो अच्छा सोचता है ना, आपकी कुव्वत मुदात तो सही सोचता है, आपकी जो वाइट सेल्स है वो सही सोचता है कि बाहर से आया हुआ कोई बैक्टीरिया, कोई एंटीजेंस, कोई पायरोजेंस, उसके अगेंस्ट में फीवर बढ़ाऊं, बॉडी की टेम्परेचर बढ़ाऊं ताकि वो बॉडी के अंदर जिंदा ना रह सके। लेकिन इसके अपोजिट में अगर ये बढ़ जाएगी तो आपकी अपनी जो सेल्स है ना, आपकी जो अपने अच्छे सेल्स है, अपने टिश्यूज है, आपकी जो एंजाइम्स है उन पे भी असर पड़ जाती है आपकी टेम्परेचर की, जिससे आपकी बॉडी के अंदर कई रिएक्शन ये स्टॉप हो सकती है। ठीक है, जो कि हम फिर उसको मजबूर होकर एनाल्जेसिक मेडिसिन देते हैं। अगर नुकसान नहीं देता आपके बॉडी को फीवर या इन्फ्लामेशन या पेन, तो हम कभी भी एनाल्जेसिक इस्तेमाल नहीं करते। किसी हद तक तो आपको एज ए इम्यून रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, इम्यून की पॉजिटिव रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द फॉरेन सब्सटेंस, लेकिन ये इसके साथ साथ ही आपकी बॉडी के टिश्यूज को भी नुकसान पहुंचती है ना। फीवर से आपकी बॉडी की नुकसान होगी या नहीं, सेल की नुकसान होगी या नहीं, टिश्यूज नुकसान होगा कि नहीं, डिस्टर्बेंस ऑफ एंजाइम्स की जो मेटाबॉलिज्म जो होती है, कैटाबॉलिज्म जो होती है आपकी बॉडी के अंदर, एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी या नहीं। तो इस वजह से फिर हम मजबूर होकर एनाल्जेसिक मेडिसिन की वो ले लेते हैं। तो ये हमारे साथ दो तरह की हमने एनाल्जेसिक दी थी। असल में एनाल्जेसिक लफ्ज निकला हुआ है एनाल्जेसिया से। एनाल्जेसिया मीन्स पेन, दर्द। ठीक है, एनाल्जेसिया मीन्स पेन, दर्द। और अब हम देखते हैं कि पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसेशंस एसोसिएट विद सफरिंग। जब भी आप किसी चीज में मुब्तला हो जाते हैं या बाहर से या कोई चीज आप पे अटैक करती है ना, बाहर से आपकी टिश्यूज को, आपकी सेल को, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है ना, तो उस दौरान आपकी बॉडी से सिग्नलें पेन की पैदा होती है ना। सो दैट्स वाज कि अगर आप किसी चीज से सफर कर रहे, किसी चीज में मुब्तला हो, तो उसकी बदौलत आपकी बॉडी के अंदर अनप्लीजेंट, जो नाखुशगवार माहौल होती है ना, कभी कभार आपने देखा होगा बॉडी के अंदर दर्द होती है, आप अनप्लीजेंट महसूस करते हो, आप ना खुशगवार महसूस करते हो, लेकिन जब एक पेन किलर खाते हो ना, आपकी आपको रिलीफ मिल जाती है। देखा है या नहीं, जब आप पेन किलर खाते हो ना या कोई बुखार की एंटीपायरेटिक खाते हो ना, तो आपको रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर अनप्लीजेंट सेंसेशन पैदा हो रही थी, अनप्लीजेंट सेंसेशन क्रिएट हो रहा था, जो सिग्नल दे रहे थे पेन और फीवर इन्फ्लेमेशन की। अब हमारे साथ असल में पेन इज ड्यू टू, पेन होता है हमेशा किससे? इन्फ्लेमेशन से। ठीक है, पेन इज डेराइव फ्रॉम लैटिन। पेन खुद जो पेन का लफ्ज है ये डेराइव किया गया है किससे? लैटिन वर्ड से, जिसका से प्यूना। प्यूना जिसका मतलब है पेनाल्टी, सजा, पनिशमेंट। व्हाट इज पेन? पेन इज बेसिकली डेराइव फ्रॉम लैटिन प्यूना से, जिसका मतलब है पनिशमेंट। क्या? पनिशमेंट, पेनाल्टी, सजा। तो एक तरह का सजा है जो आपको मिल रहा है। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर पेन, मिसाल दे रहा हूं। और अब हम देखते ये है कि ये पेन मैकेनिज्म क्या हो सकती है, ये मैकेनिज्म आखिर कैसी होती है, पेन कैसी पैदा होती है, कैसी पेन आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो आपकी नॉक्शियस स्टिमुलस है, इट मींस आपकी हार्मफुल स्टिमुलस की वजह से, हार्मफुल जो स्टिमुलाई होती हैं, हार्मफुल स्टिमुलाई, क्या? हार्मफुल स्टिमुलाई, या आपकी सेल, आपके टिश्यूज, आपकी बॉडी इंजर्ड हो जाए,
आपकी बॉडी के जो सेल है, टिश्यू से, वो इंजर्ड हो जाए, बाहर से कोई कट लग गई, बाहर से कोई एक्सीडेंट हो गई, बाहर से किसी ने लाठी मारी आपको, बाहर से किसी ने चाकू मारी, बाहर से किसी ने पत्थर से मारा आपको, तो आपकी जो सेल्स मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, जो इसके अंदर जो आपके टिश्यूज हैं, सेल टिश्यूज हैं, वो एक तरह के केमिकल मीडिएटर रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? केमिकल मीडिएटर्स। अब वो केमिकल मीडिएटर्स हम देखेंगे कि किसके रिजल्ट में हमें मिली, वो जो आपको स्टिमुलाई मिल गई बाहर से, चाहे बी स्टिंग था, चाहे पत्थर से किसी ने मारा था, चाहे लाठी से किसी ने मारा था, चाहे किसी ने चाकू से आपको मारा था, आपकी स्किन को डैमेज किया था, तो वो उसको हम नाम देंगे नॉक्शियस स्टिमुलाई। क्या है वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए वो नॉक्शियस स्टिमुलाई है ना, हार्मफुल है ना, बेनिफिशियल तो नहीं है। कोई आपको लाठी मारेगा, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है? नॉक्शियस है ना। तो इट मींस कि आपकी सेल जो है, आपकी सेल एक तरह के केमिकल मीडिएटर रिलीज करेंगे, जो कि काइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, ठीक है, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा 1 जैसे केमिकल मीडिएटर्स आपकी बॉडी के अंदर खारिज होते हैं। अब वो केमिकल मीडिएटर्स क्या करेंगे? आपके नोसिसेप्टर्स को एक्टिव करेंगे। उसको क्या करेंगे? नोसिसेप्टर। ये नोसिसेप्टर मैसेज को उठाकर सिग्नल देता है आपकी हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम को। वहां से आपके अंदर ब्रेन हाइपोथैलेमस फीवर, इन्फ्लामेशन, पेन की जो है सेंसेशन को आपकी बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस कर देता है। तो सिग्नल मिल रही है आपकी इंजर टिश्यू से हाइपोथैलेमस को, दिमाग को, और इंपल्सेस मिल रही है। किस चीज के? पेन की सेंसेशन मिल रही है आपकी दिमाग, आपकी हाइपोथैलेमस को, लिम्बिक सिस्टम को, तो वहां से आपकी पेन की वो स्टिमुलाई वो दे रहा है कि बॉडी के उस जगह में आसपास वो न्यूरॉन जो है, जो सेंसरी न्यूरॉन से आसपास, वहां पे पेन की सेंसेशन मिलेगी आपको, जिससे आपकी बॉडी के अंदर पेन पैदा हो जाती है। दिस। अब आ जाए हम एक उससे समझेंगे, एक स्ट्रक्चर ही हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर से जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी। मिसाल दे रहा हूं, एक इंडिविजुअल्स यहां ड्रा कर लूं, इधर देख ले। अगर अब ये बॉडी, मिसाल दे दूं आपकी, मिसाल दे रहा हूं, आपकी जो बॉडी है ना, इस बॉडी पे अगर किसी चीज की इफेक्ट आ जाए, मिसाल दे रहा हूं, ये मैकेनिज्म मैं दिखा रहा हूं आपको एक बार। ये किसी ने आपके बॉडी को चाकू से इंजर्ड की। क्या की? चाकू से इंजर्ड की। या किसी ने आपको लाठी से मारा, या किसी ने आपको लाठी से मारा सर पे, या किसी बी ने किसी एनिमल्स ने आपको बाइट की, ठीक है, या एक्सीडेंटली आपकी जो बॉडी है ना वो डैमेज हो गई, कट हो गई, इंजरी हो गई, उसके रिजल्ट में आपकी जो सेल है, आपकी बॉडी के जो टिश्यूज हैं, उसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, आपकी बॉडी का टिश्यूज को मैं लूंगा, ये जो आपकी बॉडी की टिश्यूज है ना, इसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं लूंगा। कौन सा वाला टुकड़ा लूंगा? जो डैमेज हुआ है, जो इंजर्ड हुई है। कौन सा वाला पार्ट्स में उठाऊंगा? आपकी बॉडी का एक टिश्यूज मैंने उठाई, आपकी एक पार्ट मैंने उठाई, अब ये इंजर्ड हो गई। अब मैंने इसको यहां पे, ये आपको इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस। अब देख ली, ये आपका टिश्यूज है, एक
बॉडी का टिश्यूज है इंजरी के दौरान दिस अब इसको समझिए, टिश्यूज हैं दिस। अब जाहिर सी बात है जब आपको कट इंजरी या आपकी टिश्यूज डैमेज हो जाए, कट हो जाए, इंजरी हो जाए, टिश्यूज डैमेज हो जाए, किसके? आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, आपके बॉडी के ऊपर जो आपकी स्किन है ना, सेल मेम्ब्रेन है ना, के बॉडी की जो आपकी सेल्स है ना, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है ना, इनको फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन भी हम कहेंगे। जो आपकी फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन। अब इन द रिजल्ट आपकी जो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन को इंजरी से या कट से या किसी चीज के काटने से आपकी जो टिश्यूज है, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, जाहिर सी बात है डैमेज हो जाएगी ना, या डिस्टरबेंस हो जाएगी या नहीं? इसमें आपकी सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होगा कि नहीं? बाहर से कोई आपको लाठी से मारे, बाहर से कोई आपको किसी चाकू से मार दे, तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो उसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा होगी या नहीं? उनके रिजल्ट में आपको फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो है, ये जो आपकी फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है ना, ये फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन, ये एक तरह के केमिकल्स, इनसे केमिकल्स मेडिएटर्स खारिज होना शुरू हो जाते हैं। ये जो आपकी केमिकल मेडिएटर्स है ना, इधर से जब उसके रिजल्ट में जब कट इंजरी लग गई, तो उसके रिजल्ट में आपकी यहां पे एक एंजाइम, जब ये फास्फोलिपिड को डैमेज पहुंचती है, उसके अंदर आपके सेल के अंदर कई किस्म के जो इम्यून सेल्स के सेल्स मौजूद है, जिस तरह मैक्रोपेज है, टी लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट से उसके रिजल्ट में वो क्या करेंगे? आपकी बॉडी के अंदर केमिकल मेडिएटर रिलीज करेंगे। उनमें से यहां पे एक फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम भी मौजूद होता है। कोड मौजूद है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस इस टॉपिक में उस फास्फोलाइपेज 2 एंजाइम्स पे है। यहां पे फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स मौजूद है। जब भी आपकी सेल डैमेज हो जाती है, डिस्टरबेंस हो जाता है कि फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन में आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर डैमेज हो जाती है, जख्म हो जाता है, ये आपकी जो टिश्यूज है, इसमें एक एंजाइम्स एक्टिव हो जाता है, जिसका नाम हमने दी, क्या नाम दी? फास्फोलाइपेज A2। अब ये फास्फोलाइपेज A2 आपकी जो फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, इससे एक तरह का और केमिकल रिलीज करेगा। उस केमिकल को हम नाम देंगे, जो केमिकल रिलीज करेगा, किससे रिलीज कर रहा है? फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन से। किससे रिलीज कर रहा है? फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन से, आपकी सेल मेम्ब्रेन से। उससे क्या रिलीज करेगा? एक तरह का केमिकल रिलीज करेगा, जिसको हम नाम देंगे आर्किडोनिक एसिड। एरिकिडोनिक एसिड आर्किडोनिक एसिड रिलीज करेगा। देखो आपकी सेल मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन इंजर्ड हो गई, कट हो गई, ऑपरेशन हो गई, एक्सीडेंटली आपने एक्सीडेंट की, जख्म हो गई, जख्मी हो गई, तो उसके रिजल्ट में आपकी फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम जो सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है, और भी केमिकल में और भी सेल्स मौजूद है, जिस तरह आपकी मैक्रोपेज है,
ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर रिलीज करेंगे, इंटरल्यूकिन रिलीज करेंगे, आपकी जो और केमिकल मेडिएटर्स हैं जिस तरह आपकी मैंने बताया था जो है कई किस्म के आपकी काइनिन्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन हमारा फोकस इस वजह से फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम पे है कि हमारे साथ दो तरह के ऐसे ड्रग्स हैं जिनका मोड ऑफ एक्शंस, एक ड्रग्स का जिसको मैंने आपको पहले बताया था स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसका पूरा का पूरा मोड ऑफ एक्शन फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम पे है, वो फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स को ब्लॉक करेगा। और आपकी जो एनसिड्स हैं जो अभी मैं एनाल्जेसिक पढ़ा रहा हूं आपको, उनका भी मोड ऑफ एक्शन अब यहां पे आ रहा है कि अभी मैं बताऊंगा। अब किसके मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, इस फास्फोलाइपेज A2 की मौजूदगी में इसने आपकी फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन से आपकी फैटी एसिड सब्सटेंस खारिज की जिसको हमने नाम दे दी आर्किडोनिक एसिड। क्या नाम दी? आर्किडोनिक एसिड। अब जब आर्किडोनिक एसिड केमिकल खारिज होगा बॉडी के अंदर, अब यहां पे एक और एंजाइम्स इस पे एक्ट करेंगे आर्किडोनिक एसिड पे। आर्किडोनिक एसिड को हम फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड जो सेल मेम्ब्रेन से खारिज हुआ था। अब ये आर्किडोनिक एसिड आपका इस पे एक और एंजाइम्स एक्ट करेंगे, उस एंजाइम्स को हम नाम देंगे कॉक्स एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम नाम देंगे? कॉक्स एंजाइम्स। इस कॉक्स एंजाइम्स यहां पे ये याद रखना, कॉक्स एंजाइम्स इसको हम मोस्टली ये भी कहते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज अ कॉक्स पाथवे। कौन सा पाथवे? कॉक्स पाथवे। इसको हम बोलते हैं ये भी है कि कॉक्स पाथवे भी कहलाता है ये पाथवे, क्योंकि कॉक्स, अगर कॉक्स एंजाइम्स साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स इस पे काम शुरू कर दे आर्किडोनिक एसिड पे, तो ये क्या बनाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जो मैंने आपको बताया था वन ऑफ द मोस्ट important chemical mediators that is released during the tissues injury, that is released during the phospholipid membrane injury। तो हमारे साथ अगर कॉक्स पाथवे एक्टिव हो गई तो ये क्या बनाएगा? कॉक्स पाथवे हमारे साथ यहां पे एक एंजाइम्स मौजूद है जिसको हम नाम देंगे कॉक्स 1 एंजाइम्स, कॉक्स 1 एंजाइम्स या कॉक्स पाथवे। अब अगर कॉक्स पाथवे इस एंजाइम्स को, इस पाथवे को स्टार्ट करना शुरू कर देता है तो ये एक केमिकल मेडिएटर्स बनाएगा जिसको नाम हम देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम देंगे उसको? प्रोस्टाग्लैंडिन। इसको अब हम नाम देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। दिस इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं इस स्टिमुलाई के दौरान जो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है किसमें? ड्यूरिंग द पेन मैकेनिज्म्स, ड्यूरिंग द पेन मैकेनिज्म्स में जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है वो इस तरह रिलीज होती है आपकी बॉडी के अंदर। अब बात यहां तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये आपके अंदर ये हमेशा नुकसानदार भी नहीं है, ये फायदेमंद भी है। इनको ऑटोक्वाइड्स भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोक्वाइड्स। नॉर्मल फिजियोलॉजी में जब ये खारिज होता है तो ये आपकी बॉडी को फायदे देते हैं। जब नॉर्मल फिजियोलॉजी में खारिज होती है आपकी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, इसी तरीके से आर्किडोनिक एसिड से जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है PGA, PGB, प्रोस्टाग्लैंडिन C, प्रोस्टाग्लैंडिन D, प्रोस्टाग्लैंडिन F, प्रोस्टाग्लैंडिन G, प्रोस्टाग्लैंडिन H, जब ये बनाता है उनके अपने अपने फंक्शन हैं बॉडी के अंदर। आपकी ऑटोक्वाइड्स है, ये सेल्फ रेमेडी है। लेकिन हम अभी तक मैंने वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकली जो पाथवे है वो नहीं बताई है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये प्रोस्टाग्लैंडिन किस लिए खारिज होता है। अब मैं पैथोलॉजिकल कंडीशन बता रहा हूं। ये कौन सी कंडीशन है? पैथोलॉजिकल कंडीशन है। जाहिर सी बात है, या आपको किसी ने जख्मी कर दिया, या एक्सीडेंट हो गई, या इंजरी हो गई, सेल टिश्यू सेल मेम्ब्रेन इंजर्ड हो गया, तो उसके रिजल्ट में क्या खारिज हो गया? फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम्स एक्टिव हो गया और उसने क्या खारिज कर दिया? आर्किडोनिक एसिड बनाई।
जब आर्किडोनिक एसिड को बनाया, अब आर्किडोनिक एसिड पे एक एंजाइम एक्ट करेगा जो COX-1 है, और यहां पे इसके साथ जब नॉर्मल फिजियोलॉजी में, ये याद रखना, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जब COX-1 एंजाइम इस पाथवे को एक्टिव करता है, वो आपके लिए नॉर्मल फिजियोलॉजी में COX-1 इस पाथवे को ले लेता है और आपकी बॉडी के अंदर ये ऑटोक्वाइट्स बनाता रहता है। अपनी नॉर्मल मिकदार में, नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोस्टाग्लैंडिन जो बनती है आपकी बॉडी के अंदर, वो COX-1 एंजाइम्स ही बनाता है आर्किडोनिक एसिड से। लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन में जब और भी कई किस्म के इंफ्लेमेटरी मेडिएटर्स पैदा होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इस COX-1 के साथ एक COX-2 एंजाइम्स भी एक्टिव हो जाता है जो आइसो एंजाइम कहलाता है। COX-2 एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम? COX-2 एंजाइम्स भी एक्टिव हो जाता है। किस कंडीशन में? पैथोलॉजिकल कंडीशन में। किस कंडीशन में? पैथोलॉजिकल कंडीशन में। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन तो समझ आ रहा है आपको? COX-1 एंजाइम्स हमेशा नॉर्मल फिजियोलॉजी में आपकी बॉडी के अंदर PGI2 बनाता है। क्या बनाता है? PGI2। ये मैं दोनों पाथवे आपको समझाऊंगा। PGI2, PGE2, थ्रोम्बोक्सिन, PGF2। आप देख लो, जो आपकी नॉर्मल COX एंजाइम्स है आपकी बॉडी के अंदर, वो नॉर्मल फिजियोलॉजी में, ये बात याद रखना, COX-1 एंजाइम्स प्रोस्टाग्लैंडिन कब बनाएगा? जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपके बॉडी के अंदर आपके ऑटोक्वाइड्स कहलाते हैं। आपके ऑटोक्वाइड्स है, ये ऑटोक्वाइड्स लोकल हार्मोन्स है, ये जो कि ऑन द साइट ऑफ इंफ्लेमेशन सिंथेसाइज होता है और अपना एक्शन शो कर देता है। एक इनका जो एक्शन होती है वो बहुत शॉर्ट होती है प्रोस्टाग्लैंडिन का, लेकिन साथ साथ ही इसके फायदे में एक नॉर्मल फिजियोलॉजी कंडीशन में बता रहा हूं कि PGI2 जो है, इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये है PGI2 का, जो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रिवेंट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्या प्रिवेंट करती है? प्रिवेंट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट की एग्रीगेशन को क्या करता है? रोकता है। यानी उनकी जो थ्रोम्बस बनती है ना, थ्रोम्बस क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता, क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, क्लॉट नहीं बनाने देता आपके बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन। दूसरा, इसका ये भी फंक्शन देखा गया है कि ये आपकी जो किडनीज के अंदर जो GFR है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है, किडनीज के अंदर मेंटेन रखता है। किडनीज के अंदर GFR को मेंटेन रखता है। क्या रखता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन रखता है। तो अच्छा है या बुरा आपकी बॉडी के अंदर? अच्छा भी है, और प्लेटलेट की एग्रीगेशन को भी होने नहीं देता। यानी आपकी जो थ्रोम्बस है, ये उसको बनाना नहीं छोड़ता, थ्रोम्बस को फॉर्मेशन को रोक लेता है, बनने नहीं देता, क्योंकि प्रिवेंट करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन। दूसरा, जो आपकी PGE2 है,
आ जाए PGE2 के पास। आपके PGE2 करता क्या है, ये फिर GIT के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। क्या करता है, GIT प्रोटेक्शन के लिए ये GIT प्रोटेक्शन करती है। GIT प्रोटेक्शन कैसे करती है, एक GIT प्रोटेक्शन कैसे करती है, ये आपकी GIT प्रोटेक्शन इस तरीके से करती है कि मिसाल के तौर पर ये जो आपकी मैदा है, स्टमक है, आपने कभी सोचा होगा आप कि जो गोश्त जो आप खाते हो ना, क्या जो गोश्त आप खाते हो, आपके एंजाइम्स उन गोश्त को तो हजम कर सकता है, लेकिन आपकी मैदा खुद एक टिश्यू से बना है, खुद गोश्त से बनी है। क्यों आपके एंजाइम्स आपकी मैदा को नहीं खाता, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर यहां पे एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन नेचर ने प्रोवाइड की है। ये इस म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की वजह से जो आपके पूरे GIT के ऊपर कवर दिया हुआ है, इंटेस्टाइन और आपकी GIT स्टमक के ऊपर, इस वजह से जो आपके अपने एंजाइम से वो आपको नहीं खा सकता, क्योंकि ये GIT बैरियर जो है, म्यूकोजल बैरियर जो है, प्रोटेक्शन दे रही है आपकी किसको, आपकी बॉडी को, आपकी स्टमक को। तो GIT प्रोटेक्शन देती है, ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन नाम देंगे। कौन सा, म्यूकोजल बैरियर या मेम्ब्रेन। ये असल में यहां पे बनाता कौन है, यहां पे म्यूकस ग्लैंड है, म्यूसिन्स बनाता है। वो म्यूसिन से एक म्यूकोजल बैरियर बनती है, उस बैरियर को हम नाम देते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। अब ये बनता कैसा है, आपकी जो प्रोस्टा PGE2 है, कौन, PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये खारिज होता है आर्किडोनिक एसिड से। कॉक्स1 एंजाइम इसको खारिज करता है, क्योंकि ऑटोक्वाड है ना, इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर, खुद सेल्फ रेमेडी है। ये इस म्यूसिन्स को, इस म्यूकस सेल्स को, जो आपके म्यूकस सेल्स हैं, इनको मैसेज देती है कि भाई म्यूसिन्स खारिज करते रहो। क्या, म्यूसिन से क्या बनेगी, म्यूकोजल मेम्ब्रेन, जो आपकी GIT को एक प्रोटेक्शन बैरियर मिल रही है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, PGE2। कौन प्रोवाइड कर रहा है, PGE2 प्रोवाइड कर रहा है म्यूकोजल बैरियर। इंतहाई इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा चीज है ना, अच्छा है आपरा, अच्छा चीज है आपकी बॉडी। ना तो आपकी बॉडी के अंदर ये अल्सर कैसे पैदा होती है, ये असल में वो अल्सर, पेप्टिक अल्सर इस वजह से पैदा होता है, जो आपकी म्यूकोजल बैरियर है, ये ब्रेक डाउन ऑफ द म्यूकोजल मेम्ब्रेन हो जाती है, जिससे आपको पेप्टिक अल्सर हो जाती है, जख्म बन जाता है मैदे के अंदर। दूसरी बात, ये HCl की, जो HCl है ना, पैराइटल सेल पे भी इसकी असर है, प्रोस्टाग्लैंडिन की। पैराइटल सेल्स को कहते हैं कि भाई ज्यादा मिकदार में HCl ना बनाओ, HCl को कंट्रोल में रखो, HCl को कंट्रोल में रखो, HCl को कंट्रोल में रखो, कंट्रोल द HCl। किसको मैसेज दे रहा है, पैराइटल सेल्स को, जो मैदे के अंदर यहां पे पैराइटल सेल्स मौजूद हैं, जो कि HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, जो मेंटेन रख रहा है इसकी pH को। तो ये जो आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन है, उनको भी वो कर रहा है ना, कंट्रोल में रख रहा है पैराइटल सेल्स को। अब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन मैसेज ना दे तो आपके पैराइटल सेल बनाएंगे, वो सेल ही आपकी म्यूकोजल मेम्ब्रेन को तोड़ देंगे, अल्सर हो जाएगी उससे। दूसरी बात आ जाए आपकी इसकी थ्रोम्बोक्सिन के पास, जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन से बन रही है। प्रोस्टाग्लैंडिन ही प्लेटलेट्स को एक्टिव कर रहा है कि भाई थ्रोम्बोक्सिन कॉज कर ले, आसपास से ब्लड से इंजरी हो रही है, यहां से खून दे रहा है, इधर जख्म से खून दे रहा है, क्या दे रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग जा रही है, क्या जा रही है, ब्लीडिंग। अब आपने देखा होगा, आपको जब छोटा सा जख्म होता है ना, या इंजरी होती है ना, आपने देखा होगा उस जख्म के आसपास एक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है। क्लॉट, वो आपका आसपास खून जो है क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, ठीक है, और खून आपका
रुक जाता है, उधर से जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक जाता है, देखा है या नहीं? तो वो असल में आपकी थ्रोम्बोक्सिन्स आर्किडोनिक एसिड से COX-1 एंजाइम्स उसको रिलीज एक्टिव हो जाता है और थ्रोम्बोक्सिन बनाने लग जाता है कि भाई इधर से जो ब्लीडिंग हो रही है इसके आसपास थ्रोम्बस बनाओ, खून को रोक लो। आपके अपने ऑटोक्वाइड्स है ना, इवन आपके अंदर कुदरत ने, नेचर ने खुद ओपियाइड जैसे एनाल्जेसिक रखी है आपके अंदर। जिस तरह प्रोस्टाग्लैंडिन के फायदे हैं, इसी तरह आपके अंदर नेचर ने स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक